क्लास लाइव हो गया है जी, सब चीज ठीक है। क्या हाल चाल है? ठीक है। जो होमवर्क दिया था याद किए थे? पहला नंबर चैप्टर और दूसरा नंबर चैप्टर याद किए थे? ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं किए थे? यानी ये वही बात न हुआ हो, शादी करने के लिए जाएंगे, वरमाला करके आ जाएंगे, सिंदूरदान नहीं करेंगे। है? याद करने के लिए दिए थे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। उसमें तो हम ये नहीं कहे थे कि ई कीजिएगा, उ नहीं कीजिएगा, उ कीजिएगा, ई नहीं कीजिएगा। जब दिए तो मतलब पूरा का पूरा है, यानी कॉमन सेंस नाम का कोई चीजें नहीं है। और चले हैं दरोगा बनने। ऑब्जेक्टिव नहीं किए थे? हाय, कौन कौन नहीं किए ऑब्जेक्टिव? हाथ खड़ा कीजिए। तो नहीं किया, हाथ खड़ा कीजिए। पूछेंगे अभी, पूछेंगे अभी, तुरंत पूछेंगे। कौन कौन नहीं किया हाथ खड़ा कीजिए। गिरा लीजिए, जीवन भर ऐसे ही हाथ खड़ा करते रह जाइएगा। जब देते हैं कोई भी चीज होमवर्क याद करते क्या है? घर पे करते क्या है? जब कोई भी चीज देते हैं तो उसका मतलब पूरा होता है, समझ गए? अगर हमको सिर्फ थ्योरी ही देना होता तो हम तो बोल देते कि हाँ सिर्फ थ्योरी करके आना है, या फिर हमको ऑब्जेक्टिव भी देना होता तो हम तो आपको बोल देते कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव करके आना है। चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर गलत है। 1 और 2 में एक आंसर गलत है, हम देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर गलत है। 47 का बाद बाकी सब सही है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना होता है, ठीक है? आगे चल करके वही क्वेश्चन है और उसमें दिया हुआ है, उसमें ऑप्शन में है फिरोज शाह तुगलक, नहीं है तो मोहम्मद बिन तुगलक पे जाइए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना होता है हमको, समझ गए? हम जानबूझ करके वो दिए हैं, वो एरर नहीं माना जाएगा, वो एकदम सही है। ऑप्शन में है। जो बोल रहे हैं सिर्फ उतना सुनिए, अपना दिमाग मत लगाइए। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर ए दिया हुआ है मेरे ख्याल से। क्या बोल रहे हैं? ऑफलाइन वाले लोग समझ रहे हैं, ऑनलाइन वाले लोग आप भी समझिए। जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का नोट हम आपको दिए हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के नोट में जो चैप्टर नंबर पहला है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, उसमें टोटल 70 प्लस क्वेश्चन है, हमको लगता है। कितना है? 78। हाँ, 78 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 पे जाइएगा तो 47 का आंसर ए दिया हुआ है। 47 का आंसर ए नहीं होगा, बल्कि उसका सही उत्तर होगा बी। उसका सही उत्तर होगा बी। इसके अलावा कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है। बहुत सारा चीज ऐसा होता है कि जहां पर हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना होता है, समझ गए? तो एक होगा, आपको दीजिए तो। अब आप लोग देखबे नहीं किए हैं तो हम क्या कर सकते हैं भाई? लीजिए, फाड़ देंगे झूठ मूठ का मूड खराब। देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कंफ्यूजन था? उठ के खड़ा होइए, बोलिए। हाँ, फिरोज शाह कोटला दुर्ग। बैठ जाइए। देखिए, जो फिरोज शाह कोटला दुर्ग है उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक करवाया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर कितना है? 42। क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात कर रहे हैं। फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है, लेकिन आपके ऑप्शन में फिरोज शाह तुगलक है ही नहीं। तो फिरोज शाह तुगलक
का ही चचेरा भाई मोहम्मद बिन तुगलक था, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे और मोहम्मद बिन तुगलक को यहां पर टिक करेंगे। लेकिन आगे चल करके 2-3 क्वेश्चन के बाद यह बात स्पष्ट किया हुआ है कि फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया है, तो आगे चल करके इस बात को क्लियर किया हुआ है, समझ गए। 44 नंबर में, लेकिन 42 में जो है आपको फिरोज शाह तुगलक नहीं है, इसी वजह से उसमें हमको मोहम्मद बिन तुगलक के साथ जाना पड़ेगा। हम जानबूझ करके ऐसा किए हैं, आपको भी कभी कभी परीक्षा में ऐसा करना होगा, समझ गए। ऐसा आपको कभी कभी परीक्षा में करना होगा। ऐसा थोड़े है कि हमको नहीं पता था कि फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण फिरोज शाह तुगलक किया है जब हम क्वेश्चन बना रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। कभी कताल एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है, तो उसके इर्द गिर्द के चीजों को देख करके हमें आंसर टिक करना होता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। 1 और 2 में एक क्वेश्चन गलत था जो हम सही करवा दिए, इसके अलावा कोई गलत नहीं है। आपने नहीं किया है तो सबसे पहले होमवर्क ही हम आपको बता देते हैं। चैप्टर नंबर 1 और 2 का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों अगले क्लास में करके आइएगा, लेकिन यह बात तो स्पष्ट था कि सब्जेक्टिव करके आना है। बोलिए, सब्जेक्टिव भी करके नहीं आए हैं? सब्जेक्टिव करके आए हैं? सब्जेक्टिव करके आए हैं, तो ऑब्जेक्टिव में वही बात है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, 20-30% एक्स्ट्रा है, 20-30% क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, समझ गए। तो दीजिए, सब्जेक्टिव भी पूछते हैं। खड़ा हो जाइए टोपी। रबिया उद्दुरानी का मकबरा औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। इसका निर्माण कौन करवाया? औरंगजेब करवाया है, ठीक है। लाल किले के भीतर मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाया? शाहजहां ने करवाया, औरंगजेब ने करवाया। खड़ा रहिए, खड़ा होइए उधर। मोठ के मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए आप उधर, खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए उधर। अरे खड़ा होइए ना, व्हाइट टी शर्ट, आप तो शर्ट पहने हो। हाँ, निकोलो मनुची कहां का था? किस देश का था? चलिए उधर ब्लैक टी शर्ट उधर खड़ा हो जाइए। अब्दुल रज्जाक कहां का था? अब्दुल रज्जाक कहां का था? गुजरात। क्या बोल रहे? क्या बोल रहे? गुजरात बोल रहा। पुर्तगाल, और पुर्तगाल बोल रहे। खड़ा रहिए, इधर टोपी, खड़ा हो जाइए उधर। आप ही को बोल रहे हैं जो पीछे देख रहे हैं। हाँ, नुस्खा ए दिलकुशा किसकी रचना है? इधर खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। आगे वाली बैठिए, आगे वाली बैठिए। नूह सिपहर किसकी रचना है? है उधर खड़ा होइए, खड़ा होइए उधर, खड़ा होइए। हाँ, तारीख ए शेरशाही किसकी रचना है? बैठ जाइए। चलिए उधर खड़ा होइए। तो नहीं, उसके पीछे, आप अपने पीछे दिखाइए, आप अपने पीछे दिखाइए। नहीं, उधर जो पीछे दिखा रहे हैं वो वही खड़ा होइए। ब्लैक दुपट्टा। हाँ, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। अलबरूनी मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भारत आया था।
चलिए इधर खड़ा हो जाइए तो। रेड रेड ड्रेस जो है, हाँ आप ही खड़ा होइए। हाँ, जमेयत खाना मस्जिद कौन बनवाया है? हाँ, जोर से बोलिए। अरे यहां बोलिए ना, यहां देखिए ना। अलाउद्दीन खिलजी, बैठ जाइए। खड़ा होइए। फतेहपुर सिकरी में जामा मस्जिद किसने बनवाया? शाहजहां ने। लीजिए, किसका? चलिए अब आइए, पढ़िए, खड़ा रहिए आप लोग। देखिए, आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास शुरू किए हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास का हम आपको पिछले क्लास में सिलेबस बताए हुए थे। सिलेबस बताने के साथ साथ जो है आपको यह भी बताया गया था कि जो पहला चैप्टर है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इसकी चर्चा लगभग पूरे मध्यकाल में आएगा। स्पेशली जब हम आपको दिल्ली सल्तनत पे आएंगे, जब दिल्ली सल्तनत पे आएंगे वहां पर इसकी चर्चा, मुगल काल पे आएंगे वहां पर इसकी चर्चा। तो दिल्ली सल्तनत पे हम लोग अभी आए नहीं हैं। जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेंगे तो फिर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत उसको देख लेंगे, और मुगल काल को जब प्रारंभ करेंगे तो वहां पर भी इसको हम देखेंगे, चैप्टर नंबर पहला को। और चैप्टर नंबर पहला की चर्चा लगभग हर चैप्टर में होगी। अगर आपको पिछले सेशन का लेक्चर याद हो तो हम आपको यह बात बताए थे कि जो मध्यकाल है, मध्यकाल के दौरान मुस्लिम शासकों ने शासन किया। मध्यकाल के दौरान जो है आपको मुस्लिम शासकों ने शासन किया, जिस वजह से इसे इस्लामी कालखंड कहा जाता है। और इस्लामी कालखंड के अंतर्गत सबसे पहले इस्लाम धर्म का उदय हुआ। इस्लाम धर्म का उदय अरब क्षेत्र में हुआ था, अरब क्षेत्र में हुआ था, अरब प्रायद्वीपीय क्षेत्र में हुआ था, अरब प्रायद्वीप में हुआ था। अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत सऊदी अरब में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। सऊदी अरब के अंतर्गत मक्का और मदीना के क्षेत्र में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। इस्लाम धर्म के उदय होने के बाद इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, धीरे धीरे इस्लाम धर्म फलने फूलने लगा। इस्लाम धर्म का विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी होने लगे। इस्लाम धर्म का विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी होने लगे। इस्लाम धर्म का विस्तार भारत में करने के लिए अरबी मुसलमानों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। अरबी मुसलमानों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। बाद में जाकर अरबी मुसलमान जब भारत में इस्लाम धर्म को प्रचारित और प्रसारित करने में असफल रहा, तत्पश्चात तुर्की मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया और तुर्की मुसलमानों ने भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित किया। तो आज के सेशन में जो हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, दो टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। पहला टॉपिक अरबी मुसलमानों का आक्रमण और दूसरा टॉपिक तुर्की मुसलमानों का आक्रमण। दूसरा टॉपिक तुर्की मुसलमानों का आक्रमण। तो आज के सेशन में हम आपके साथ दो टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, और जो दो टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं उसमें पहला टॉपिक है अरबी मुसलमानों का भारत पर आक्रमण, भारत पर आक्रमण। और जो दूसरा टॉपिक है वह है तुर्की मुसलमानों का
भारत पर आक्रमण, भारत पर आक्रमण, भारत पर आक्रमण। अरबी मुसलमानों ने जो भारत पर आक्रमण किया है उसमें मूल तौर पर हमें मोहम्मद बिन कासिम के विषय में पढ़ना होता है। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम के विषय में पढ़ना होता है, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ही ऐसे अरबी मुस्लिम है जिन्हें भारत में सफलता मिली है। इसी वजह से हमें इनके विषय में पढ़ना होता है। वहीं तुर्की मुसलमानों के अंतर्गत यहां पर हमें एक महमूद गजनबी को पढ़ना होता है और वहीं दूसरा हमें मोहम्मद गौरी को पढ़ना होता है, मोहम्मद गौरी को पढ़ना होता है। तो आज के सेशन में हम लोग मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरबी मुसलमान थे, इनके आक्रमण को, महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी ये दोनों तुर्की मुसलमान थे, इनके आक्रमण को, इन तीनों के आक्रमण को आज के सेशन में हमें पढ़ना है, आज के सेशन में हमें पढ़ना है। तो अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले है बढ़िया से खड़ा रही है एकदम, क्या है, सावधान मुद्रा में खड़ा रहिए, सावधान मुद्रा, सावधान मुद्रा समझते हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा आप यहां पर। अब एक बात यहां पर और जानिए आप, ताकि आपको स्पष्ट हो सके पहले किसको पढ़ना है, फिर किसको पढ़ना है, फिर किसको पढ़ना है। मोहम्मद बिन कासिम का भारत के ऊपर आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ, महमूद गजनबी का 1000 ईस्वी में हुआ और मोहम्मद गौरी का 1175, मोहम्मद गौरी का 1175 ईस्वी में हुआ, 1175 में। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ है। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं आखिर कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि मोहम्मद बिन कासिम को भारत के ऊपर आक्रमण करना पड़ा। मोहम्मद बिन कासिम को भारत के ऊपर आक्रमण करना पड़ा, ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई। तो इसको जानने के लिए हम लोगों को विश्व मानचित्र पर आना होगा। देखिए समझिएगा अब यहां पर, देखिए ये आपको अपना देश भारत है, अपना देश भारत है। भारत के दक्षिणी भाग में एक छोटा सा द्वीपीय देश है श्रीलंका। श्रीलंका, श्रीलंका को सिंघल कहा जाता था, सिंघल, सिंघल श्रीलंका को कहा जाता था। और इधर अगर हम देखें तो ये आपको अरब प्रायद्वीप है, ये आपको अरब प्रायद्वीप है, अरब, अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप। अगर आप स्मरण करें तो आपको यह पता चलेगा कि अरब प्रायद्वीप में इस्लाम धर्म का उदय हुआ और फिर इस्लाम धर्म अन्य क्षेत्रों में फला फूला, अन्य क्षेत्रों में फला फूला। तो इस्लाम धर्म सिंघल यानी श्रीलंका पहुंच चुका था, सिंघल यानी श्रीलंका पहुंच चुका था और अरब प्रायद्वीप का श्रीलंका के साथ व्यापार होता था, अरब प्रायद्वीप का श्रीलंका के साथ व्यापार होता था। तो अरब प्रायद्वीप का जो श्रीलंका के साथ व्यापार होता था, यह व्यापार अरब सागर के, यह व्यापार अरब सागर के जरिए, अरब सागर के जरिए, फारस की खाड़ी के जरिए, फारस की खाड़ी के जरिए हुआ करता था। अरब सागर और फारस की खाड़ी के जरिए जो है यह व्यापार आपको हुआ करता था। अरब प्रायद्वीप और श्रीलंका के बीच जो व्यापार होता था, उस व्यापार में मध्यस्थता मकरान तट करता था, मकरान तट, समझिए मकरान तट करता था, जो पाकिस्तान है
पाकिस्तान का जो समुद्री तट है, पाकिस्तान जो समुद्र के साथ तट बनाता है, उसी को हम लोग मकरान तट कहते हैं, मकरान तट कहते हैं। तो श्रीलंका और अरब प्रायद्वीप के बीच जो व्यापार होता था, उसमें मध्यस्थता मकरान तट करता था। और इस मकरान तट पर एक बंदरगाह नगर था, उस बंदरगाह नगर का नाम था देवल, देवल, देवल बंदरगाह, देवल। और देवल बंदरगाह पाकिस्तान के पेशावर में है, वर्तमान परिस्थिति में पाकिस्तान के पेशावर में है देवल बंदरगाह। और यह जो देवल बंदरगाह है, आगे चल करके जब हम आपको दिल्ली सल्तनत बताएंगे, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे प्रमुख बंदरगाह यही बंदरगाह देवल था, देवल बंदरगाह था। जैसे हड़प्पा कालीन सबसे प्रमुख बंदरगाह लोथल, वर्तमान में भारत का सबसे प्रमुख बंदरगाह मुंबई, वैसे ही दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे प्रमुख बंदरगाह देवल हुआ करता था, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। तो हम क्या करें? है तो हम क्या करें? आप मर जाइए, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए? बेहोश हो जाइए, इलाज करवा देंगे। पैर में दर्द हो गया, चलिए आइएगा। तो अब देखिएगा कि अरब प्रायद्वीप और सिंघल के साथ व्यापार होता था, और इस व्यापार में मध्यस्थता देवल बंदरगाह करता था। आपको 8वीं सदी के पूर्वार्ध में, 8वीं सदी के पूर्वार्ध के शुरुआती दिनों में, 8वीं सदी के पूर्वार्ध के शुरुआती दिनों में, मतलब 705-10 ईस्वी के आसपास, 705-10 ईस्वी के आसपास हम ये कहना चाह रहे हैं, 700 और 710 ईस्वी के बीच में, 700 और 710 ईस्वी के बीच की घटना है कि इराक अरब प्रायद्वीप में ही इराक पड़ता है, इराक के गवर्नर हुआ करते थे, उसका नाम था हज्जाज। इराक के गवर्नर हुआ करते थे, उसका नाम था हज्जाज। हज्जाज इराक के गवर्नर थे। सिंघल यानी श्रीलंका से कुछ उपहार, श्रीलंका से कुछ उपहार और कुछ मुस्लिम महिलाएं, कुछ उपहार, बहुमूल्य वस्तु, सोना चांदी, और कुछ मुस्लिम महिलाएं उपहार स्वरूप श्रीलंका के शासक हज्जाज को भेज रहे थे। तो श्रीलंका में एक जहाज पर कुछ बहुमूल्य वस्तु को रखा गया, कुछ मुस्लिम महिलाओं को रखा गया, और यह हज्जाज को सौंपा जाना था। जब यह जहाज देवल बंदरगाह पर पहुंचा, तो देवल बंदरगाह पर इस जहाज को लूटा गया, देवल बंदरगाह पर इस जहाज को लूटा गया। बहुमूल्य वस्तु लूट लिए गए, मुस्लिम महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। यह घटना जब हुई तो इसकी सूचना हज्जाज को मिली। जब हज्जाज को इसकी सूचना मिली तो हज्जाज ने पता किया कि देवल बंदरगाह किस शासक के अधीन आता है। तो हज्जाज को पता चला कि देवल बंदरगाह सिंध के शासक दाहिर के अधीन आता है, सिंध के शासक दाहिर के अधीन आता है। तत्पश्चात हज्जाज ने दाहिर को संदेश भिजवाया और कहा,
आपके क्षेत्र में लूटपाट हुआ है, आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, इसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी और लूटने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी। हज्जाज ने यह बात सिंध के शासक दाहिर को कहा। सिंध के शासक दाहिर को कहा। सिंध के क्षेत्र में, सिंध के अधीन ही देवल बंदरगाह आता था। सिंध के शासक दाहिर थे। दाहिर को हज्जाज ने कहा कि जो हमारे लिए उपहार आ रहा था उसे लूट लिया गया है, इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्षतिपूर्ति करना पड़ेगा और जो इस प्रकार का व्यवहार किया है उसे पकड़कर कठोर से कठोर दंड देना पड़ेगा। इस पर सिंध के शासक दाहिर ने कहा कि लुटेरा किसी का सगा नहीं होता है, लुटेरा किसी का सगा नहीं होता है और लुटेरा हमारे अधीन नहीं है कि हम उसको पकड़कर सजा दे दे। यानी कुल मिलाकर दाहिर क्षतिपूर्ति करने से मना कर दिया, क्षतिपूर्ति करने से मना कर दिया और लुटेरा को भी पकड़ने से मना कर दिया। जब दाहिर ने हज्जाज को मना कर दिया तब इराकी गवर्नर हज्जाज ने सिंध पर आक्रमण करने के लिए 711 ईस्वी में उबेदुल्ला को भेजा। उबेदुल्ला को भेजा। उबेदुल्ला 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 सिंध पर आक्रमण किया। उबेदुल्ला को पराजय का मुंह देखना पड़ा। उबेदुल्ला के बाद हज्जाज ने बुदेल को भेजा। बुदेल को भेजा। बुदेल को भी सिंध के क्षेत्र में पराजय का मुंह देखना पड़ा। उबेदुल्ला और बुदेल जब पराजित हो गए तब हज्जाज ने अपने भतीजा और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को भेजा और मोहम्मद बिन कासिम बचपन से ही काफी लड़ाकू और योग्य सेनापति हुआ करता था। उन्होंने कई दफा इस बात को साबित कर रखा था, जिस वजह से हज्जाज को लगा कि मोहम्मद बिन कासिम इस अभियान को सफल बना सकता है। मोहम्मद बिन कासिम इस अभियान को सफल बना सकता है। तब फिर हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। मोहम्मद बिन कासिम को भेजा और इसी के बाद मोहम्मद बिन कासिम सिंध के ऊपर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम सिंध के ऊपर आक्रमण किया। इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम का सिंध के ऊपर आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ। 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम का सिंध के ऊपर आक्रमण हुआ तो उस समय सिंध के शासक आपको दाहिर हुआ करते थे और जो दाहिर था राजा चच का वंशज था। राजा चच का वंशज था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण 712 ईस्वी में करके सिंध के शासक दाहिर को पराजित कर दिया। सिंध के शासक दाहिर को पराजित कर दिया अर्थात मोहम्मद बिन कासिम सिंध में सफल हुए और मोहम्मद बिन कासिम को जो सिंध के क्षेत्र में सफलता मिली है इस विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें चचनामा नामक ग्रंथ से मिलती है। चचनामा नामक ग्रंथ से मिलती है। चचनामा नामक ग्रंथ से मिलती है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को पराजित कर दाहिर को मौत के घाट उतार दिया। दाहिर को मौत के घाट उतार दिया। दाहिर की हत्या कर दी और सिंध के क्षेत्र में इस्लामी सत्ता को स्थापित किया। सिंध के क्षेत्र में
इस्लामी सत्ता को स्थापित किया। मोहम्मद बिन कासिम सिंध के बाद आगे धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उसी क्रम में मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान का विजय किया। 713 ईस्वी में मुल्तान का विजय किया और मुल्तान से उन्हें भारी मात्रा में सोना की प्राप्ति हुई, भारी मात्रा में सोना की प्राप्ति हुई, जिस वजह से मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा गया। मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा गया। मोहम्मद बिन कासिम जब आगे बढ़ रहे थे तो आगे बढ़ने के क्रम में उन्हें काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन संयोग बस देखिए कि 714 ईस्वी आते आते 714 ईस्वी आते आते अरब जगत में, अरब प्रायद्वीप में संकट उत्पन्न हो गया। और जब अरब प्रायद्वीप में संकट उत्पन्न हो गया तो इराकी गवर्नर हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया ताकि मोहम्मद बिन कासिम अरब प्रायद्वीप के राजनीतिक संकट को दूर कर सके। जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध से वापस अरब प्रायद्वीप लौट रहे थे तो लौटने के क्रम में ही एक खलीफा था, उसका नाम था वाहिद। खलीफा वाहिद ने मोहम्मद बिन कासिम की रास्ते में ही हत्या करवा दी। तो जब मोहम्मद बिन कासिम 714 ईस्वी में अरब प्रायद्वीप वापस लौट रहा था, वापस लौटने के क्रम में 714 ईस्वी में खलीफा वाहिद ने मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी। इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम सिंध के क्षेत्र में तो सफल हुआ, लेकिन वहां से बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अरबी मुसलमानों की सत्ता को स्थापित किया तो मोहम्मद बिन कासिम ने उस समय के भारत के सिंध के क्षेत्र में एक नया कर लगाया, जिसे जजिया कर कहा जाता है। तो सर्वप्रथम भारतवर्ष में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को ही जाता है। सिंध के क्षेत्र में लगाया था और मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध को जीता तो उन्होंने घोषणा करी कि हमारा उद्देश्य इस्लाम धर्म के प्रसार के साथ साथ भारत से अधिक धन प्राप्त करना भी है। तो मोहम्मद बिन कासिम अधिक से अधिक धन प्राप्त करना चाहता था, इस्लाम धर्म का प्रसार करना चाहता था। इन दोनों उद्देश्य को लेकर मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लागू किया। और जजिया कर लागू करते हुए मोहम्मद बिन कासिम ने यह कहा कि यह गैर मुसलमानों से लिया जाएगा, यानी जो मुसलमान नहीं है उससे लिया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उन पर इस्लाम धर्म जबरदस्ती ना थोपा जाए तो उनसे लिया जाएगा। तो यह एक प्रकार का धार्मिक और सुरक्षात्मक कर था। और ध्यान रहे कि यह कर महिला, बच्चा, बेरोजगार, विकलांग, ब्राह्मण इन लोगों से नहीं लिया जाता था। अगर ब्राह्मणों की हम बात करें तो ब्राह्मणों से इस वजह से नहीं लिया जाता था क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम जब दाहिर को पराजित कर रहा था युद्ध में तो सिंध के क्षेत्र के ब्राह्मणों ने मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया था। जब मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच युद्ध हो रहे थे तो उस युद्ध में सिंध के क्षेत्र के ब्राह्मणों ने मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया।
यह भी एक कारण है जिस वजह से मोहम्मद बिन कासिम की जीत हो सकी। इसलिए जब मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर को लागू किए तो इस कर से ब्राह्मणों को अलग रखा, कहा ब्राह्मण से नहीं लेंगे। और मुस्लिम शासकों में पूरे भारतीय इतिहास में एकमात्र मुस्लिम शासक है फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने ब्राह्मणों से जजिया कर लिया। ना उसके पहले ना उसके बाद कोई भी मुस्लिम शासक ब्राह्मण से जजिया कर लिया, कोई मुस्लिम शासक ब्राह्मण से जजिया कर नहीं लिया। सिर्फ एक मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से जजिया कर लिया, उसके अलावा कोई जजिया कर नहीं लिया। इसके अलावे अरबी मुसलमानों के आक्रमण का भारत पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। अरबी मुसलमानों के आक्रमण ने भारत में सिंध तक ही इस्लामी सत्ता को रहने दिया। दूसरा, अरबी मुसलमानों के आक्रमण से भारत में एक नए संप्रदाय का उदय हुआ, वह संप्रदाय करमतिया संप्रदाय कहलाया, करमतिया संप्रदाय कहलाया। अरबी मुसलमानों के आक्रमण से सिंध के क्षेत्र में ऊंट पालने की शुरुआत हुई, खजूर उत्पादन करने की शुरुआत हुई। ये तमाम प्रकार के प्रभाव जो है अरबी आक्रमण से पड़े हैं। अरबी आक्रमण भारत पर आंशिक प्रभाव डाल पाया, उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अरबी आक्रमण का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। तो ये तमाम प्रकार की बातें आपको याद रखनी है। बैठ जाइए अब पढ़िए, ठीक है, पढ़िए। अरबों द्वारा सिंध पर विजय, इसको जल्दी पढ़िए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरबों द्वारा सिंध पर विजय, जल्दी पढ़िए इसको। एक दो लाइन लिखिएगा तो यहां पर, एक दो लाइन लिखिएगा तो, एक दो लाइन लिखिए तो। चलिए, क्वेश्चन लिखिएगा। अरबी मुसलमानों ने, अरबी मुसलमानों ने भारत के सिंध पर आक्रमण क्यों किया? अरबी मुसलमानों ने भारत के सिंध पर आक्रमण क्यों किया? भारत के सिंध पर आक्रमण क्यों किया? भारत के सिंध पर आक्रमण क्यों किया? क्यों किया? आंसर, उत्तर, उत्तर लिखिएगा। 8वीं सदी के पूर्वार्ध में आठवीं सदी के पूर्वार्ध में श्रीलंका से कुछ उपहार, श्रीलंका से कुछ उपहार और मुस्लिम महिलाएं जहाज पर सवार होकर इराकी गवर्नर हज्जाज के पास
इराकी गवर्नर हज्जाज के पास भेजा जा रहा था। इराकी गवर्नर हज्जाज के पास भेजा जा रहा था, भेजा जा रहा था, भेजा जा रहा था, लेकिन जब यह जहाज पाकिस्तान के मकरान तट पर स्थित, लेकिन जब यह जहाज पाकिस्तान के मकरान तट पर स्थित, लेकिन जब यह जहाज पाकिस्तान के मकरान तट पर स्थित देवल बंदरगाह पहुंचा, देवल बंदरगाह पहुंचा, तो कुछ लुटेरों ने इस जहाज को लूट लिया, तो कुछ लुटेरों ने इस जहाज को लूट लिया। फुल स्टॉप। हज्जाज ने इस घटना का दोष सिंध के शासक दाहिर पर मढ़ते हुए हज्जाज ने इस घटना का दोष सिंध के शासक दाहिर पर मढ़ते हुए हज्जाज ने इस घटना का दोष सिंध के शासक दाहिर पर मढ़ते हुए क्षतिपूर्ति करने को कहा। हज्जाज ने इस घटना का दोष सिंध के शासक दाहिर पर मढ़ते हुए क्षतिपूर्ति करने को कहा, लेकिन दाहिर क्षतिपूर्ति करने से इनकार कर दिया, जिस कारण हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध का सफल अभियान किया। नीचे से एक लाइन स्टार मार के लिखिएगा। मोहम्मद बिन कासिम जब
वापस अरब जगत जा रहे थे, मोहम्मद बिन कासिम जब वापस अरब जगत जा रहे थे तो रास्ते में खलीफा वाहिद ने 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 खलीफा वाहिद वाहिद खलीफा वाहिद ने मृत्यु दंड दे दिया। तो रास्ते में खलीफा वाहिद ने मृत्यु दंड दे दिया। तो रास्ते में खलीफा वाहिद ने मृत्यु दंड दे दिया। रास्ते में खलीफा वाहिद ने मृत्यु दंड दे दिया। मृत्यु दंड दे दिया। ठीक है, अब देखिए, अब एक बार तो इसको पढ़ लीजिए जो लिखाए हैं और उसके बाद नोट को पढ़िए जल्दी। 2 मिनट में पढ़िए, फटाक से मुंह से आवाज निकाल के पढ़िए। पढ़ लिए जी, बात क्लियर है। चलिए, तो अब ये तो अरबी मुसलमानों का आक्रमण था। अरबी मुसलमानों के आक्रमण के बाद अब हम लोगों को तुर्की मुसलमानों के आक्रमण को देखना है। तुर्की मुसलमानों के आक्रमण, ठीक है। चैप्टर 3 खत्म हो गया है, ठीक है। तो इसमें जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों याद कर लेना। अब फरिया के बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो एक आध को क्वेश्चन का जवाब दीजिए तो अभी जो बताए हैं। सिंध की राजधानी कहां हुआ करती? ब्राह्मणवाद या आरो? सिंध की राजधानी कहां हुआ? ब्राह्मणवाद या? भारत में सफल होने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रांता कौन?
मोहम्मद बिन कासिम ने कहां पर आक्रमण किया? उस समय सिंध में किस वंश का किस वंश का? चच वंश। और मोहम्मद बिन कासिम को भारत में सफलता मिली है, इसकी जानकारी कौन ग्रंथ से मिली? चच नामक। उस समय सिंध के शासक कौन थे? देवल बंदरगाह कहां है? श्रीलंका से जो जहाज इराक जा रहा था उसको कहां लूट लिया गया था? देवल नामक बंदरगाह। भारत में जजिया कर को लागू किसने किया? मोहम्मद बिन, एकमात्र शासक जिसने ब्राह्मणों से जजिया कर। फिरोज शाह। अच्छा, अरबी मुसलमानों के आक्रमण से भारत में एक नए संप्रदाय का उदय हुआ, उस संप्रदाय का क्या नाम? करमतिया। क्या नाम है? करमतिया। ऊंट पालन, खजूर उत्पादन की प्रथा की शुरुआत किस आक्रमण से? किस आक्रमण से? और जब अरबी आक्रमण हुआ ना भारत में, तो भारतीय धर्म ग्रंथों का अरबी में अनुवाद होना प्रारंभ हो गया था। भारतीय धर्म ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद होना प्रारंभ हो गया था। और दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, जब तुर्की मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो भारतीय धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद होना प्रारंभ हो गया था। समझ गए? तो अरबी मुसलमानों के आक्रमण से एक प्रभाव यह भी पड़ा कि भारतीय धर्म ग्रंथों का अब अरबी में अनुवाद होने लगा। और जब तुर्की मुसलमानों का भारत के ऊपर आक्रमण हुआ तो भारतीय धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद होना प्रारंभ हो गया। तुर्की मुसलमान का भारत पर आक्रमण, देखिए ध्यान दीजिएगा। तुर्क कौन थे? ठीक है, तुर्क कौन थे? ये मुसलमान कब बने? किसके संपर्क में आने के बाद ये मुसलमान बने? इसको आप समझिएगा थोड़ा सा। देखिए, चीन, भारत के उत्तर में चीन है। चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में, चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में मतलब इस एरिया में चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में एक लड़ाकू और बर्बर जनजाति, लड़ाकू, बर्बर और असभ्य जनजाति तुर्क हुआ करता था। काफी लड़ाकू था, असभ्य तरीका से रहता था, कुछ भी मालूम नहीं था, जैसे तैसे मार काट में ज्यादा विश्वास करता था। लेकिन जब ये तुर्क नामक लड़ाकू, बर्बर और असभ्य जनजाति उमैया वंश, देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। यहां पर आपको हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की। हजरत मोहम्मद साहब कुरैश कबीला से थे। हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। पहला खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। पहला अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान, चौथा अली। इन चार खलीफाओं के शासन की समाप्ति के बाद कुरैश कबीला से संबंधित लोग ही उमैया वंशी कहलाए। यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं समझिएगा। हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि हजरत मोहम्मद साहब का संबंध जिस कबीला से था, कुरैश कबीला के लोग ही आगे चलकर उमैया वंशी राजवंश के अंतर्गत शासक बने। उमैया वंशी राजवंश के अंतर्गत शासक बने, अर्थात उमैया
वंश का संबंध कुरैश कबीला से है। कौन कबीला से है? कुरैश कबीला। कुरैश कबीला। और स्पेशली जब 4 खलीफाओं के शासन की समाप्ति हुई तो इसके बाद इस्लामी जगत में उमैया वंशी शासन की स्थापना हुई। उमैया वंशी शासन की स्थापना हुई और जब उमैया वंशी शासन की समाप्ति हुई तो अब्बासी वंश के शासन की स्थापना हुई और जब अब्बासी वंश के शासन की समाप्ति हुई तब गजनी वंश या गजनी सल्तनत की स्थापना हुई। गजनी सल्तनत की स्थापना हुई। और ध्यान दीजिएगा, इस बीच में जो है बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश है। समझिए, बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश है। उसको याद रखना आपके लिए एकदम जरूरी नहीं है, लेकिन यहां पर गौर कीजिएगा, हम थोड़ा सा लिंक जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो तुर्क लोग चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में रहने वाले एक बर्बर असभ्य जनजाति था। ये उमैया वंशी शासकों के प्रभाव में जब आए तो इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। मतलब तुर्क लोग पहले मुसलमान नहीं थे, बल्कि उमैया वंशी शासकों के प्रभाव में आकर ये मुस्लिम बन गए। मुस्लिम बन गए। अब उमैया वंश क्या था हम आपको बता दिए हैं। कुरैश कबीला के लोग ही जो शासन की स्थापना किए वही उमैया वंश कहलाया। उमैया वंश के बाद अब्बासी वंश। अब्बासी वंश के बाद इस्लामी जगत में शासन करने वाला जो प्रथम महान सल्तनत हुआ वह गजनी सल्तनत हुआ। गजनी सल्तनत हुआ। गजनी सल्तनत। और जो गजनी सल्तनत था, अगर हम गजनी सल्तनत की बात करें तो गजनी सल्तनत की स्थापना अलप्तगीन के द्वारा, गजनी सल्तनत की स्थापना अलप्तगीन के द्वारा 963 ईस्वी में की गई थी। 963 ईस्वी। कुछ बुक 961 भी लिखता है, कुछ बुक 961 भी लिखता है, कुछ बुक 963 लिखता है। हम 963 मान करके आपको बता रहे हैं। तो गजनी सल्तनत की स्थापना अलप्तगीन ने 963 ईस्वी में की। इस गजनी सल्तनत के सबसे महान सुल्तान महमूद गजनबी हुए। महमूद गजनबी। लेकिन ध्यान दे कि अलप्तगीन और महमूद गजनबी के बीच में कई सारे शासक बने हैं। अलप्तगीन के बाद जो है पिराई, इसहाक, सुबुक्तगीन, ये तमाम शासक बने हैं, लेकिन इन शासकों का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। लेकिन ध्यान दे कि महमूद गजनबी के सुल्तान बनने से पहले, महमूद गजनबी के गजनी सल्तनत के अंतर्गत सुल्तान बनने से पहले उनके पिता सुबुक्तगीन गजनी सल्तनत के सुल्तान बने थे। और जो सुबुक्तगीन था ये गजनी सल्तनत के प्रथम सुल्तान हुए जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। तो जो आपको सुबुक्तगीन है, सुबुक्तगीन गजनी सल्तनत के प्रथम सुल्तान हुए जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। इन्होंने भारत के पंजाब राज्य पर आक्रमण किया। भारत के पंजाब राज्य पर जब सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया तो यहां के शासक जयपाल थे। जयपाल को सुबुक्तगीन ने पराजित किया। सुबुक्तगीन ने जयपाल को पराजित किया। मतलब भारत के ऊपर आक्रमण करने वाला जो प्रथम तुर्की मुसलमान था वह सुबुक्तगीन था। और सुबुक्तगीन की भारत में जीत हुई थी। सुबुक्तगीन शुरुआती दौर में अलप्तगीन का गुलाम था। बाद में जाकर
अलब्तगीन ने सुबुक्तगीन को अपना दामाद बना लिया और अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की। अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की। सुबुक्तगीन के निधन होने के बाद ही गजनी सल्तनत के अंतर्गत अगला सुल्तान महमूद गजनबी बना। महमूद गजनबी बना। महमूद गजनबी गजनी सल्तनत का सबसे महान सुल्तान हुआ और यही प्रथम सुल्तान हुए जिसे खलीफा ने सुल्तान होने का प्रमाण पत्र दिया। इनसे पहले उमैया वंश, अब्बासी वंश तथा अन्य वंश के शासकों ने जो शासन किया, उन सुल्तानों को खलीफा ने कभी भी सुल्तान का प्रमाण पत्र नहीं दिया, कभी भी सुल्तान का प्रमाण पत्र नहीं दिया। बल्कि पहली दफा जो सुल्तान का प्रमाण पत्र पाने वाला खलीफा से सुल्तान बना है वह आपको महमूद गजनबी है। महमूद गजनबी है। महमूद गजनबी का शासनकाल 998 से लेकर 1030 ईस्वी, 998 से लेकर 1030 ईस्वी। महमूद गजनबी विद्वान व्यक्ति था और सिकंदर की भांति यह भी पुस्तक पढ़ने का बड़ी शौकीन था। पुस्तक पढ़ने का बड़ी शौकीन था, पुस्तक पढ़ा करता था ये। और इन्होंने अपने दरबार में कई सारे विद्वानों को संरक्षण दिया था। इनके दरबार में ही शाहनामा के लेखक फिरदौसी रहा करते थे, उतबी रहा करते थे, अलबरूनी रहा करते थे। मतलब देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपको जितने भी प्रमुख मुस्लिम विद्वान उस समय के थे, लगभग सभी इनके दरबार में रहा करता था, लगभग सभी इनके दरबार में रहा करता था। और देखिए, कोई भी शासक जो महान बनता है वह अपने नीतियों के कारण, वह अपने सलाहकार के कारण, शासक के आसपास जो सलाहकार है, सलाहकार कैसा सलाह दे रहा है, सलाहकार के सलाह पर ही शासक काम करता है मुख्य तौर पर। तो इनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान थे और इन्हें भी यह मालूम हुआ कि भारत काफी अकुत संपत्ति वाला देश है और भारत के लोग बड़ी धार्मिक और बड़ी उदार है और भारत के लोग ज्यादा प्रतिरोध भी नहीं करते हैं। भारत के लोग युद्ध सब में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारी संस्कृति का उदय हुआ है, देखिए, आपके पिताजी में जो गुण है वो आप में होगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए, समझ गए? मतलब वंश का प्रभाव आप पर पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं पड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। वंश का प्रभाव हर इंसान पे पड़ता है, चाहे हम हो, आप हो या कोई भी हो, एनीबॉडी, कोई भी हो। हमारी संस्कृति का जो उद्भव हुआ है वह लगभग 3000 ईसा पूर्व में, 3000 ईसा पूर्व में जो हमारी पहली संस्कृति है, हड़प्पा संस्कृति है। हमने आपको हड़प्पा संस्कृति के विषय में पढ़ाया है। अगर आप स्मरण करें कि हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे वो युद्ध प्रिय नहीं थे बल्कि शांति प्रिय थे। वे युद्ध में विश्वास नहीं करते थे बल्कि शांतिवादी नीति में विश्वास करते थे, बल्कि शांतिवादी नीति में विश्वास करते थे। और हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं था, अस्त्र शस्त्र से परिचित नहीं था। मतलब अस्त्र शस्त्र से परिचित नहीं था, मतलब उनकी रुचि युद्ध में नहीं रही होगी, इसलिए तो अस्त्र शस्त्र से परिचित नहीं थे। इसलिए भारत की संस्कृति, मतलब हमारी जो उत्पत्ति हुई है, हम वहीं से शांति प्रिय हैं और इसलिए आज भी हम शांति प्रिय देश की श्रेणी में ही आते हैं। लेकिन ध्यान रहे,
इस्लाम धर्म की जो उत्पत्ति हुई है, हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को प्रचारित प्रसारित करने के लिए युद्ध लड़ा है। बदरा का युद्ध, उहुद का युद्ध, डीच का युद्ध, करबला का युद्ध, कई सारे युद्ध हुए हैं। तो इसलिए इस्लाम में देखेंगे कि मारकाट, समझिए मारकाट। और ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि हर मुसलमान ही ऐसा होता, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारी, आप इसको समझिएगा, चीजों को समझिएगा, हम कोरिलेट कहां से कर रहे हैं, समझ गए। तो हमारी संस्कृति शांति प्रिय रही है, इसी वजह से हिंदू लोग थोड़ा अन्य की तुलना में शांत होते हैं। और इस्लाम जगत की उत्पत्ति से ही युद्ध, काट, मार, भाला, त्रिशूल, इस सब चीज का प्रयोग होने लगा। तो आज भी जो है ऐसा आपको इस्लामी जगत में देखने को मिलता है। देखिए, जितने भी इस्लामी देश हमेशा अपने में मारकाट करते रहता है, और शुरू से ही लोग आपस में मारकाट करते रहा है, और बहुत ज्यादा युद्ध हुआ है। और 10वीं 11वीं सदी में 3 युद्ध हुआ है, जिसे धर्म युद्ध कहा जाता है। आगे चल करके हम आपको धर्म युद्ध के विषय में बताएंगे, आगे धर्म युद्ध के विषय में बताएंगे, और हमको लगता है महत्वपूर्ण है, आगे धर्म युद्ध बताएंगे, ठीक है। इस्लामी जगत के अंतर्गत जो 3 महत्वपूर्ण धर्म युद्ध हुए हैं, उसकी चर्चा करेंगे हम आपके साथ। तो महमूद गजनबी ने अपने जीवन में, जैसे कि आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य लेकर के चलते हैं, लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो मेहनत करना होता है वो करते नहीं हैं। लक्ष्य बना लिए, हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, तो उससे लक्ष्य थोड़े प्राप्त हो जाता है, नहीं, उससे लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रात रात भर जगना होता है, समझ गए, रात रात भर जगना होता है, भूखे प्यासे मेहनत करना होता है, तब जाकर के लक्ष्य प्राप्त होता है, ऐसे लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि हम अपना ही एग्जांपल बताते हैं। जब 1717 पोस्ट का दरोगा वैकेंसी आया था, तो हम खुद भी पढ़ते थे, पढ़ाते थे, मेरा भी निकला, मेरे विद्यार्थी का भी निकला। तो हमको ऐसा लगा कि इस परीक्षा में काफी बेहतर हम कर सकते हैं, और हम अपना लक्ष्य बनाए थे कि एक समय ऐसा बनाएंगे कि बिहार दरोगा परीक्षा निकालने का मतलब ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी होगा, समझ गए, ऐसा हम अपना लक्ष्य बनाए थे। और इसको लेकर के दिन रात एक करके काम किए, और यही कारण है कि आज के डेट में जो है बिहार दरोगा का मतलब ही ज्ञान बिंदु होता है, समझ गए, बिहार दरोगा का मतलब ज्ञान बिंदु होता है। भले कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, तो उसके लिए मेहनत करना होता है, ऐसे नहीं हो जाता है। और हम आपको बताए भी होंगे, कोई पर्व त्योहार ऐसा नहीं है कि हम आज जो है पर्व त्योहार में क्लास लेते हैं, आप ही भ्रम में मत रहिए। 2017 से कोचिंग खोले हैं, 2017 से आज तक कोई पर्व त्योहार में हम भाग नहीं लिए हैं, समझ, कोई पर्व त्योहार में भाग नहीं लिए हैं, हमेशा कोचिंग खुला रहता है, समझ गए। तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो एक तो सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने देखा, हमने अपने जीवन में इस बात को महसूस किया है। देखिए 11 12th में, 11 12th का अनुभव और ग्रेजुएशन का अनुभव। 11 12th में क्या करते थे, हम अपना बात बता रहे हैं, पढ़ लेते थे टीचर से, कभी जाते थे क्लास, कभी नहीं जाते थे, घर पे रिवीजन नहीं करते थे, कोटा गए, कोटा में भी यही काम को दोहराए, कुल मिलाकर के जो लक्ष्य था वो प्राप्त नहीं हो सका। वही ग्रेजुएट होने के बाद, ग्रेजुएशन होने के बाद जो है एक तरीका से काम किए, जो सोचे उसके लिए मेहनत किए, दिन रात जगे, भूखे प्यासे काम किए, तो फिर देखिए सफलता मिलना प्रारंभ हो गया है। मतलब जो हमारा 11 12th का मार्ग था वो गलत था, इसी वजह से हमको लक्ष्य नहीं मिला। और ग्रेजुएट होने के बाद जो हमने अपने जीवन में लक्ष्य बनाया, उसको लेकर जो हमने डेली मेहनत किया, उसमें हमें सफलता मिली, मतलब ये सही है। अर्थात हम अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकते हैं कि अगर आपको आपके परीक्षा में बेहतर करना है तो आप
डेली पढ़िए, डेली, चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, छठ हो, होली हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। डेली पढ़िए, 4 से 5 घंटा डेली पढ़िए। पहला लक्षण आप में यह होना चाहिए। दूसरा लक्षण, क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसी डेट में उसको पढ़िए। तीसरा लक्षण, साप्ताहिक रिवीजन कीजिए और मासिक रिवीजन कीजिए। यह सब लक्षण अगर आप में आ जाता है, मतलब सफलता के गुण है आप में, सफलता प्राप्त करने के गुण है आप में। अगर इसमें से कोई भी लक्षण की कमी है आप में, मतलब आप में असफलता प्राप्त करने का गुण है, आप असफल होंगे। सफल होने का कोई चांस नहीं है। बहुत अधिक कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है। आप जहां तक सोच नहीं सकते हैं कंपटीशन उससे भी ज्यादा है। समझ गए? तो अब आइएगा महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने अपना लक्ष्य यह बनाया कि हमें भारत पर आक्रमण करना है, भारतीय शासकों को पराजित करना है और धन लूटना है, और धन लूट करके वापस अपने साम्राज्य आ जाना है। महमूद गजनबी अपने इसी लक्ष्य के तहत 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक लगातार भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और ध्यान रहे, हर आक्रमण में महमूद गजनबी की जीत हुई। कभी भी महमूद गजनबी को हार का सामना नहीं करना पड़ा, कभी भी महमूद गजनबी को हार का सामना नहीं करना पड़ा। और अगर महमूद गजनबी चाहते तो भारत में भी इस्लामी साम्राज्य स्थापित कर सकते थे, क्योंकि भारतीय शासक को पराजित कर रहे थे। शासक को पराजित किया, वह क्षेत्र उनके अधीन आ गया, वहां पर इस्लामी सत्ता स्थापित कर देते। लेकिन उनका लक्ष्य ऐसा था ही नहीं। उनका लक्ष्य था धन प्राप्त करना है, इकट्ठा धन करके मध्य एशिया में विशाल इस्लामी साम्राज्य को स्थापित करना है। तो महमूद गजनबी जो भारत पर आक्रमण कर रहे थे, उनका लक्ष्य था भारत से धन प्राप्त करना है और मध्य एशिया में एक विशाल इस्लामी साम्राज्य को स्थापित करना है। महमूद गजनबी अपने सलाहकारों के सलाह के मुताबिक सबसे पहले भारत के जो सीमावर्ती इलाका था, यह इलाका सीमावर्ती इलाका पर कब्जा कर लिया, सीमावर्ती इलाका पर कब्जा कर लिया, ताकि जब भारत को लूटकर हम वापस अपने साम्राज्य लौटेंगे तो यहां पर कोई अवरोध उत्पन्न ना हो, कोई हमें रोके टोके नहीं, बल्कि ये हमारे अधीन होगा तो हम आराम से आ जा सकते हैं। और गजनी साम्राज्य कहां था? अफगानिस्तान में। ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। गजनी साम्राज्य अफगानिस्तान में स्थापित हुआ था, अफगानिस्तान में। समझ गए? अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान है। समझ गए? तो सबसे पहले महमूद गजनबी ने सीमावर्ती क्षेत्रों को जीता और फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि सीमावर्ती क्षेत्र को जीत करके सीधा दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, नहीं। सीमावर्ती क्षेत्र को जीतने के बाद पंजाब को जीता, हिमाचल प्रदेश को जीता, दिल्ली को जीता, उत्तर प्रदेश को जीता, राजस्थान को जीता। तो स्टेप बाय स्टेप महमूद गजनबी आगे बढ़े। समझ गए? सीधी दर सीधी महमूद गजनबी आगे बढ़े। महमूद गजनबी ने 1001 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण किया। उस समय पंजाब में हिंदू शाही वंश का शासन था। हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल थे। जयपाल को महमूद गजनबी ने पराजित किया। जयपाल इससे पहले सुबुक्तगीन से भी पराजित हो चुका था, अभी तुरंत बताएं थोड़ा देर पहले। जयपाल सुबुक्तगीन से भी पराजित हो चुका था। जयपाल महमूद गजनबी से भी पराजित हुआ। तो जयपाल को लगा कि हम तो हार ही रहे हैं बार बार, जिस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। जयपाल का उत्तराधिकारी उसका पुत्र आनंदपाल बना।
आनंदपाल के राज्य पर भी महमूद गजनबी ने आक्रमण किया और आनंदपाल को भी महमूद गजनबी ने पराजित किया। तो महमूद गजनबी पंजाब के हिंदू शाही शासक जयपाल और आनंदपाल पिता पुत्र दोनों को पराजित किया। पंजाब के बाद महमूद गजनबी हिमाचल प्रदेश के नागरकोट, हिमाचल प्रदेश के नागरकोट का अभियान 1008 ईस्वी में किया और हिमाचल प्रदेश के नागरकोट में एक मंदिर था। और ध्यान दीजिएगा, उस समय के जो हिंदू धर्म के लोग थे वो और भी ज्यादा धार्मिक थे। वो अपना धन संपत्ति जो है ना अपने घर में नहीं रखता था, बल्कि वो अपना धन संपत्ति मंदिर में रखता था, मंदिर में। और लोगों की, उस समय के लोगों की यह मान्यता थी कि मंदिर में भगवान है, वहां से कोई धन संपत्ति नहीं लेके जाएगा। ऐसी मान्यता थी उस समय के लोगों की, इसलिए धन संपत्ति हिंदू धर्म के लोग मंदिर में रखा करते थे। तो जब महमूद गजनबी राजा पर आक्रमण कर रहा था तो वहां से धन सब बहुत ज्यादा प्राप्त नहीं हो रहा था। तो महमूद गजनबी को पता चला कि लोग तो अपना धन मंदिर में रखते हैं। तब महमूद गजनबी जब भारत पर आक्रमण करने लगा तो राजा को पराजित करने के साथ साथ उस क्षेत्र के मंदिर पर भी आक्रमण करता था और मंदिर को तहस नहस तोड़ फोड़ करके वहां से धन संपत्ति लूट कर लेकर चला जाता था। हिमाचल प्रदेश के नागरकोट पर आक्रमण करके एक मंदिर के मूर्ति को तोड़ा और उन्होंने बुद्ध सिकन अर्थात मूर्ति भंजक अर्थात मूर्ति को तोड़ने वाला की उपाधि धारण की। तो महमूद गजनबी ने ही बुद्ध सिकन की उपाधि धारण की थी। बुद्ध सिकन की उपाधि धारण की थी, बुद्ध सिकन। इसके बाद महमूद गजनबी हरियाणा के थानेश्वर को 1014 में जीता। फिर महमूद गजनबी उत्तर प्रदेश के कन्नौज को 1018 में जीता, 1018 में जीता। तो देख रहे हैं, पहले पंजाब, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से महमूद गजनबी ने कई सारे क्षेत्रों को जीता। इसके बाद महमूद गजनबी 1025 ईस्वी में गुजरात का अभियान किया और गुजरात के दक्षिणी भाग में यहां पर सोमनाथ मंदिर है। गुजरात के दक्षिणी भाग में काठियावाड़ प्रायद्वीप में यहां पर सोमनाथ मंदिर है। एकदम दक्षिणी भाग में सोमनाथ मंदिर मिलेगा। इस सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में इस सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी ने आक्रमण किया। यह महमूद गजनबी का 16वां और सबसे प्रसिद्ध अभियान था, 16वां और सबसे प्रसिद्ध अभियान था। और इस अभियान के समय गुजरात के शासक भीम प्रथम थे। गुजरात के शासक भीम प्रथम को महमूद गजनबी ने पराजित किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा। यह सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित था और सोमनाथ मंदिर को जब लूटा जा रहा था महमूद गजनबी के द्वारा, तो गुजरात के हिंदुओं ने इसका प्रतिरोध किया। और ऐसी मान्यता है कि धन प्राप्ति करने को लेकर महमूद गजनबी ने इस सोमनाथ मंदिर पर अभियान के दौरान 50,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 50,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और यहां से अकुत संपत्ति की प्राप्ति महमूद गजनबी को हुआ। बहुत भारी मात्रा में संपत्ति की प्राप्ति महमूद गजनबी को हुआ। और महमूद गजनबी को जब यहां से अकुत संपत्ति की प्राप्ति हुई तो महमूद गजनबी सिंध के रास्ते वापस अफगानिस्तान लौट रहे थे। और जब महमूद गजनबी सिंध के रास्ते वापस अफगानिस्तान अपने साम्राज्य लौट रहे थे तो सिंध के क्षेत्र में जाटों ने महमूद गजनबी का विरोध किया। लेकिन महमूद गजनबी ने
जाटों के विरोध को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, क्योंकि महमूद गजनबी को पता था कि अगर हम जाट के विरोध पर प्रतिक्रिया देंगे तो फिर हमारे पास जो धन संपत्ति है वो जाट लोग लूट लेगा, जाट लोग लूट लेगा। जाट भी काफी बर्बर जनजाति, बर्बर और असभ्य जनजाति था, वो भी लड़ाकू जनजाति हुआ करता था। तो महमूद गजनबी को इस बात का एहसास हो गया था कि अगर हम अभी प्रतिक्रिया देंगे तो फिर हमारे पास जो धन संपत्ति है वह लूट लिया जाएगा। कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, बल्कि बचते बचाते अपने साम्राज्य चले गए, धन संपत्ति रख दिए और फिर जाटों के खिलाफ 1027 ईस्वी में महमूद गजनबी ने अभियान किया। यह महमूद गजनबी का अंतिम सैन्य अभियान हुआ, अंतिम और 17वां सैन्य अभियान था। और इस सैन्य अभियान में महमूद गजनबी ने जाटों को पराजित किया और फिर वापस अपने साम्राज्य लौट गए। महमूद गजनबी जब लगातार और बार बार भारत पर आक्रमण कर रहे थे तो वे आक्रमण के समय अपने दरबार के सलाहकारों को अपने साथ रखा करते थे। महमूद गजनबी जब भारत पर आक्रमण कर रहे थे तो महमूद गजनबी के साथ उनके दरबार में रहने वाले विद्वान अलबरूनी, फरूखी, उतबी, ये सभी लोग भारत आए थे। लेकिन ध्यान रहे कि महमूद गजनबी के दरबार में रहने वाले एक प्रसिद्ध विद्वान शाहनामा के लेखक फिरदौसी महमूद गजनबी के साथ भारत नहीं आया था। महमूद गजनबी के साथ भारत नहीं आया था, ध्यान रखिएगा इस चीज। महमूद गजनबी के दरबार में अलबरूनी, फरूखी, उतबी, फिरदौसी ये सभी लोग रहते थे। इसमें शाहनामा के लेखक फिरदौसी महमूद गजनबी के साथ भारत नहीं आए। इसके अलावे उतबी, फरूखी, अलबरूनी ये सभी लोग भारत आए थे, ये सभी लोग भारत आए थे। इसमें सबसे प्रमुख आपको अलबरूनी हुआ। अलबरूनी का मूल नाम अबू रेहान था। लंबे समय तक भारत में रहे, भारतीय धर्म ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया। पुराण का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी ही है। अलबरूनी कहा करता था, अलबरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है, भारत के लोगों को लगता है कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं है, उनके राजा जैसा कोई राजा नहीं है, उनके ज्ञान विज्ञान जैसा कहीं कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है। मतलब अलबरूनी का यह मानना था कि भारत के लोग अपने आप को, अपने शासन प्रणाली को, अपने राजा महाराजा को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अलबरूनी ऐसा अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखते हैं। और अलबरूनी ने जो अपनी यात्रा वृत्तांत लिखी है उसे किताबुल हिंद के नाम से जाना जाता है। और किताबुल हिंद को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है, क्योंकि किताबुल हिंद में 11वीं सदी के भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक तमाम व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी हमें किताबुल हिंद देता है। यही कारण है कि इसे 11वीं सदी का दर्पण कहा जाता है। तो ये सभी लोग ऐसे थे जो भारत आए थे। फिरदौसी भारत नहीं आया था। फिरदौसी को फारसी भाषा का जनक माना जाता है और फिरदौसी अपने समय के बहुत बड़े साहित्यकार हुआ करते थे और उन्हें पूर्व का होमर कहा जाता। पूर्व का होमर, पश्चिमी जगत में एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, उनका नाम था होमर। होमर ने इलियड और ओडिसी नामक ग्रंथ की रचना की थी। इलियड और ओडिसी, इलियड और ओडिसी नामक ग्रंथ की रचना होमर ने की थी। और उस होमर से फिरदौसी की तुलना की जाती है। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है, पूर्व का होमर कहा जाता है। इसके बाद जो महमूद गजनबी है, महमूद गजनबी
को अगर हम देखें तो महमूद गजनबी ने यामिनी उद्दौला, यामिनी उल मिल्लत यानी मुसलमानों का संरक्षक और इस्लामी साम्राज्य का दाहिना हाथ, यह उपाधि महमूद गजनबी के द्वारा धारण किया गया। महमूद गजनबी के सिक्कों को जब आप देखेंगे तो एक तरफ फारसी लिपि और दूसरे तरफ संस्कृत लिपि का प्रयोग देखने को मिलता है। महमूद गजनबी के सिक्कों पर एक तरफ फारसी लिपि और दूसरे तरफ संस्कृत लिपि का प्रचलन देखने को मिलता है। शासन प्रशासन करते हुए महमूद गजनबी का 1030 ईस्वी में निधन हो गया और इसके बाद गजनी साम्राज्य का कुछ ही वर्षों के बाद पतन हो गया। गजनी साम्राज्य महमूद गजनबी तक ही लगभग सीमित होकर के रह गया। यह आपको महमूद गजनबी के विषय में हुआ। नीचे से एक दो लाइन लिखिएगा तो लिखिएगा, अलबरूनी, फरूखी, उतबी, फिरदौसी। अलबरूनी, अलबरूनी, उतबी, उतबी, अलबरूनी, उतबी, फरूखी, फरूखी, फिरदौसी इत्यादि विद्वान, इत्यादि विद्वान क्या हुआ? अलबरूनी, कोमा, उतबी, उ आधा तो बो दीर्घीकार उतबी, कोमा, फरूखी, 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 कोमा, फिरदौसी, फिरदौसी, फिरदौसी इत्यादि विद्वान महमूद गजनबी के दरबार में रहते थे। फुल स्टॉप। ध्यान रहे कि इन विद्वानों में, ध्यान रहे कि इन विद्वानों में, ध्यान रहे कि इन विद्वानों में, ध्यान रहे कि इन विद्वानों में शाहनामा के लेखक फिरदौसी, ध्यान रहे कि इन विद्वानों में शाहनामा के लेखक फिरदौसी भारत नहीं आए थे, भारत नहीं आए थे, भारत नहीं आए थे, जबकि अन्य, जबकि अन्य, जबकि अन्य सभी विद्वान, जबकि अन्य सभी विद्वान भारत आए थे। फिरदौसी को, फिरदौसी को पूर्व का होमर, पूर्व का होमर, पूर्व का होमर कहा जाता है। उसी में कंटिन्यू, फिरदौसी को ही फारसी भाषा का जनक भी माना जाता है, फिरदौसी को ही फारसी भाषा का जनक भी माना जाता है। फुल स्टॉप। होमर नामक विद्वान ने, होमर नामक, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा, होमर नामक विद्वान ने
इलियड और ओडिसी, इलियड और ओडिसी, और ओडिसी। होमर नामक विद्वान ने इलियड और ओडिसी, इलियड और ओडिसी नामक साहित्य की रचना की है। नीचे से अगला पॉइंट लिखिएगा। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम अल-बरूनी है। अगला पॉइंट लिखिएगा। पुराण 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 नहीं समझते हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ा है महाराज, है तो पुराण नहीं समझते। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम विद्वान, प्रथम मुस्लिम विद्वान, सॉरी, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम विद्वान, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम विद्वान, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम विद्वान, प्रथम मुस्लिम विद्वान अल-बरूनी था, अल-बरूनी था, अल-बरूनी था, अल-बरूनी था। इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में यह लिखा है कि के बाद डैश, डैश के बाद इन्वर्टेड कोमा, भारत के लोगों को, भारत के लोगों को लगता है कि, भारत के लोगों को लगता है कि उसके देश जैसा कोई देश नहीं, भारत के लोगों को लगता है कि उसके देश जैसा कोई देश नहीं, उसके देश जैसा कोई देश नहीं, कोमा, उसके राजा जैसा कोई राजा नहीं, और उसके ज्ञान विज्ञान जैसा कोई नहीं है, और उसके ज्ञान विज्ञान जैसा कोई नहीं है, और उसके ज्ञान विज्ञान जैसा कोई नहीं है, और उसके ज्ञान विज्ञान जैसा कोई नहीं है। और उसके ज्ञान विज्ञान जैसा कोई नहीं है। चलिए अब इसके बाद आगे, आगे अब आपको क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, पढ़िए, महमूद गजनबी को पढ़िए जल्दी, जितना कॉपी में लिखा है उसको और जो नोट में है उसको जल्दी पढ़िए।
पढ़ लिए जी। क्या? कौन वंश का? गंगी, गजनी, गजनी साम्राज्य है, यामिनी वंश होगा, यामिनी वंश होगा। है, पढ़ लिए जी, पढ़ लिए। आइए तो अब मेरे साथ याद कीजिए, तो आइए बोर्ड पे। छोड़िए ना, आइए। तुर्क, तुर्क कहां रहता था हो? चीन के उत्तरी। तुर्क लोग कहां रहते थे? तुर्क किसके प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म को कबूल किया? उमैया, उमैया। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अलप्त। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की? गजनी साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन हुआ? महमूद, महमूद, महमूद गजनबी का शासनकाल 998 से 1030, 998 से 1000। महमूद गजनबी का शासनकाल 998 से 1030। महमूद गजनबी कब से कब तक भारत पर आक्रमण किया? 1000 से पहला आक्रमण 1000, अंतिम 1000। पहला आक्रमण कब? अंतिम आक्रमण 1027। चलिए ठीक है। इसके बाद महमूद गजनबी से पहले भारत के ऊपर कोई तुर्की मुसलमान आक्रमण किया था? आए? सुबुक्त, सुबुक्तगिन की भारत में जीत हुई थी या हार? जीत हुई थी ना। सुबुक्तगिन ने किसको पराजित किया? पंजाब के हिंदू शाही वंश के शासक, पंजाब के हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल। आगे, बुत सिकन की उपाधि किसने धारण की? बुत सिकन की उपाधि महमूद गजनबी ने धारण की थी। आगे बताइएगा, महमूद गजनबी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन मंदिर पर? सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर कौन राज्य में है? कौन राज्य में है? और यह मंदिर किस देवता को समर्पित है? जब सोमनाथ मंदिर से धन संपत्ति लूट कर जा रहा था तो किन लोगों ने इनका विरोध? जाटों ने। और महमूद गजनबी अपना 17वां और अंतिम अभियान किसके खिलाफ किया? कब किया? यामिनी उद्दौला और यामिनी उल मिल्लत की उपाधि किसने धारण की? महमूद गजनबी। फिरदौसी, उतबी, फरूखी, ये सभी किसके दरबार में रहते? अच्छा, इन विद्वानों में कौन महमूद गजनबी के साथ भारत नहीं आए थे? भारत नहीं आए थे। शाहनामा के लेखक, शाहनामा के लेखक पूर्व का होमर, पूर्व का होमर, फारसी भाषा का जनक, फारसी भाषा का जनक। इलियड और होमर किसकी सॉरी, इलियड और ओडिसी किसकी रचना है? इलियड और ओडिसी किसकी रचना? किसकी रचना है? होमर की रचना है। समझ गए? इतना बात याद हुआ। इसके बाद आगे बताइएगा कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम, प्रथम मुस्लिम। और अल बरूनी की यात्रा वृत्तांत किस नाम से जानी जाती है? किताबुल हिंद। किताबुल, 11वीं सदी का दर्पण किसे कहा जाए? किताबुल हिंद। किसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि भारत के लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहते थे? अल। उस स्टेटमेंट के जगह जो वो स्टेटमेंट लिखाए हैं, भारत के लोगों को लगता है कि भारत जैसा कोई देश नहीं, यहाँ के राजा जैसा कोई राजा नहीं, यहाँ के ज्ञान विज्ञान जैसा कोई ज्ञान विज्ञान नहीं। मतलब इसके लिए जो है यह भी कह सकते हैं कि भारत के लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। ठीक है, यहां पर यह भी बात हम कह सकते हैं। ठीक है, इतना बात याद हो गया। चलिए अब इससे आगे अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि आपका टाइम खत्म हो चुका है। बैठे रहिए, अभी मामला पूरा निपटा कहां है। क्वेश्चन बैंक, हाँ है, देखिए एक सेट तो क्लियर है ना। अच्छा, अगले क्लास से देख लेंगे हम लोग। ठीक है, सोमवार से देख लेंगे। चलिए आगे जो है, जितना पढ़ा दिए हैं याद रहना चाहिए। क्लास में आएंगे तो सबसे पहले उठा के पूछेंगे, जवाब नहीं दिए
तो फट्टा भी चल सकता है, खड़ा भी करवा सकते हैं। आज तो जमीन पे खड़ा करवाए, अगले दिन बेंच पे, उससे अगले दिन डेस्क पे। डेस्क पे जब खड़ा करवाएंगे ना तो ऊपर में पंखा है। दीजिए, होमवर्क सब क्या दिए थे? कुछ नहीं। ओ, टेस्ट होना है ना, रिवीजन करना है। क्लास टेस्ट और एक फुल लेंथ। क्या दिए थे? क्या सब होमवर्क दिए? प्राचीन भारतीय इतिहास, इंडियन पॉलिटी और बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 तक। चलिए ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं? अच्छा, उठा के पूछते हैं, पता चल जाएगा। ए, टी शर्ट वाली उठिए। अरे जो, हाँ खड़ा होइए। आगे वाली बैठिए। हाँ, बोलिए। सुदर्शन झील के निर्माण से कौन कौन शासक संबंधित है? यही रिवीजन हो रहा है। कब? परीक्षा के बाद रिवीजन कर लीजिएगा। हाँ, चलिए, देख लिए, देख रहे हैं ना? बैठ जाइए। रिवीजन और कर रहे हैं ना? हाँ, कीजिए। तो सुन लीजिए सब लोग एक बार फिर से। प्राचीन भारत का इतिहास खत्म कर दिया, उसका रिवीजन कर लेना है। बायोलॉजी 6 चैप्टर हो गया है, बायोलॉजी का रिवीजन कर लेना है। पॉलिटी राज्यसभा तक हो गया, उसका रिवीजन कर लेना। कब तक करना है? रविवार तक। कब तक करना है? रविवार तक। और रविवार को आपका 2 टेस्ट न होगा, एगो क्लास टेस्ट और एगो फुल लेंथ टेस्ट। क्लास टेस्ट आपका 3 बजे से है, 3 बजे से 4 बजे तक क्लास टेस्ट होगा। 4 बजे से फुल लेंथ टेस्ट होगा 6 बजे तक। 4 बजे से फुल लेंथ टेस्ट होगा 6 बजे तक। टोटल 100 क्वेश्चन, परीक्षा के अकॉर्डिंग 100 क्वेश्चन। ठीक है? रविवार को ये टेस्ट है। कब है? रविवार को ये टेस्ट है। ठीक? हाँ, उस दिन क्लास होगा या नहीं होगा? उस दिन क्लास नहीं होगा, नहीं होगा। उस दिन क्लास नहीं होगा। और कल के क्लास को लेकर थोड़ा सा आप लोग टेलीग्राम चैनल पर देख लीजिएगा। रात में हम सोच विचार करके कल के क्लास का डाल देंगे। 10 से 12 आपका बायोलॉजी का क्लास है। 10 से 12 आपका बायोलॉजी का क्लास है। उसके बाद भी अगर मान लिया जाए कि कल एक्स्ट्रा क्लास अगर लगाते हैं तो उसको लेकर सूचना हम टेलीग्राम पे दे देंगे, आप टेलीग्राम को देख लीजिएगा। कल 10 से 12 आपका बायोलॉजी है। आपका क्लास सोमवार से शनिवार चलता है ना जी? 3 दिन हिस्ट्री, 3 दिन बायोलॉजी, तो उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं, वो तो एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है? और होमवर्क भी हम आपको बता ही दिए हैं। इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का।